इलेवेंथ क्लास में थोड़ा सा इसके बेसिक के रूप में हम लोग पढ़ के आए थे इलेवेंथ क्लास में। वहां पे इसका नाम था लीनियर इनइक्वलिटीज। याद है क्या? लीनियर इनइक्वलिटीज इलेवेंथ क्लास में। आप ये मत बोलना कि स्कूल तो लगा ही नहीं मैथ्स की बुक में लीनियर इनइक्वलिटीज है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज क्या होता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ इस तरीके से ही हम लोगों को डील करना होगा। तो लीनियर इनइक्वलिटीज ये होती है, जैसे हम लोग इक्वेशन की जब बात करते हैं तो इक्वेशन में क्या होता है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी मिल करके जब किसी एक दूसरे क्वांटिटी के अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 2x + 3y = 5, तो इसका मतलब है 2x और 3y का जो सम है एक 5 क्वांटिटी है जिसके ठीक इक्वल है। लेकिन इनइक्वलिटी में क्या होता है कि जो ये इक्वल टू साइन है वह इक्वल नहीं होता है, मतलब बिल्कुल वहां डिटरमाइन ये नहीं हो पाता है कि यार इस क्वांटिटी के ठीक इक्वल है या ठीक इक्वल नहीं है, या अगर ग्रेटर है तो कितना है, स्मॉलर है तो कितना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं कि 2x + 3y > 5 > 5, तो ये पता तो चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि 2x + 3y की वैल्यू या तो 5 के बराबर है और नहीं तो 5 से बड़ी है, बट पक्का पता नहीं है कि 5 के ही बराबर है या 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी है तो कितनी बड़ी है ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है क्या। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज बोलते हैं। तो ये जो हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एक छोटा सा हम लोग लेते हैं, छोटी चीज लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये बोल दिया जाए कि x > 0 है, तो x > 0 का मतलब क्या है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। अब ये बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, तो 0 तो यहाँ पे है। अब 0 से बड़ी है तो किधर है भाई, कहाँ पे है ये 0 से बड़ी, कितना है 0 से बड़ी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये पता है कि ये अगर 0 है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा x की वैल्यू के लिए, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये डायरेक्शन में जाएंगे तो ये x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन कितनी बड़ी है वो मुझे नहीं पता। तो x का सॉल्यूशन अगर बोला जाए कि x का सॉल्यूशन क्या होगा, तो x का सॉल्यूशन हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। x = कहां से बेटा, तो 0 से कहां तक, तो इनफाइनाइट तक। इधर क्या है, पॉजिटिव इनफाइनाइट है, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। लेकिन ये हमें नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है। भाई 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। और इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो इनफाइनाइट की तरफ से हमेशा ओपन इंटरवल होता है। मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और इनफाइनाइट तो कुछ भी है, लेकिन वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि x की वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर यहीं पे ये बोल दिया जाए कि x > 0, तब ये लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, अगर ये 0 है तो ये कह रहे हैं कि 0 से बड़ी तो है x की वैल्यू, 0 या 0 से बड़ी है बेटा, तो ये कुछ ही डायरेक्शन से जाएगा, ये इनफाइनाइट है, ये डायरेक्शन जाएगा। लेकिन इसमें का जो ये 0 है ना, ये भी यहाँ इंक्लूड है बेटा, ये इंक्लूड है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, बिगर, मतलब ये वाला हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, 0, इनफाइनाइट और इधर से ये वाला। मतलब ये जो ब्रैकेट होता है ये बताता है कि इसके पास वाली जो क्वांटिटी है वो भी उसकी वैल्यू होगी, मतलब ये इंक्लूडिंग है। ये यहाँ पे 0 इंक्लूड है, यहाँ पे 0 क्या है, एक्सक्लूड है। मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 0 के ठीक बाद से शुरू होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी हो सकती है या तो 0 के बाद वाली होगी। ये क्लियर हो गया बेटा, ये 11th क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये क्लियर हो गया क्या? यस सर। ओके, अब हम लोग धीरे धीरे अपने 12th क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया क्या, ये तो सिंगल में हो गया। अगर यही चीज अगर ये बोल दिया जाए कि x > > 5, अगर ये है तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0, 1, 2, 3,
4 और ये आ गया 5 और इधर है इनफाइनाइट। तो ये कह रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है का मतलब क्या हो गया कि ये 5 के बाद है, 5 के बाद, लेकिन कितना 5 के बाद है ये मुझे नहीं पता, ये इनफाइनाइट तक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन लगने की वजह से ये 5 वाला जो नंबर है वो भी इंक्लूड है, मतलब कि जो एक्स की वैल्यू होगी वह इंक्लूडिंग 5 टू इनफाइनाइट होगी, मतलब 5 भी हो सकता है या तो 5 से बड़ा होगा। तो एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? ये समझ में आ गया? अपने इनफाइनाइट को कौन से ब्रैकेट में रखा? अरे सॉरी, हाँ ये ठीक बोल रहे, ये ऐसा आएगा बेटा, ये हमेशा स्मॉल आएगा, ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये इंक्लूडिंग नहीं होता है, ठीक है? ये सही है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, अब हम लोग देखें कि ये तो सिंगल वेरिएबल में था। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये बता दिया जाए कि x प्लस वाई अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तब उस सिचुएशन में, या मान लीजिए कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 है, तब उस सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आए। कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते थे देखो ध्यान से। सबसे पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते थे, ये तो इनइक्वालिटीज है, तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा बेटा? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन है उसको इक्वल टू में चेंज कर देते हैं। तो इक्वल टू में चेंज कर देते क्या मिलेगा बेटा? इक्वल टू में 9 मिलेगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। अब ये 10th क्लास के जैसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हो इसका। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब हमें इसको कोई 2 पॉइंट चाहिए। यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अगर x को 0 किया तो y कितना मिलेगा बेटा? बोलो जल्दी से। x को 0 किया तो y कितना मिल जाएगा? अगर x को 0 ले लिया तो y 9 मिल रहा है क्या? तो y 9 हो जाएगा, है ना? अगर y को मैं 0 कर देता हूं तो, हाँ, अगर y को 0 कर देता हूं तो x क्या मिलेगा? ये भी 9 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए तो x पे 0, y पे 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 0,9 और 9,0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपको मिल जाएगा 9,0। ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अगर ग्राफ पे इसको मिला दें तो ये आपको मिल गया, ये ऐसा आ गया, ठीक है बेटा। इसके ऊपर आप लिख दोगे x प्लस वाई इक्वल टू में 9, ये ग्राफ बन गया। अब ये जो है x एक्सिस है, ये जो है y एक्सिस है, ये जो है ओरिजिन है। अब हम लोग को देखना है कि यह ओरिजिन को कंटेन करता है या नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जो आपको 12th में काम आने वाला है। अब हमें देखना है कि ये जो इन इक्वेशन है, यह इन इक्वेशन एक से ओरिजिन को कंटेन करता है या नहीं करता है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? 0,0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यू आप इसमें रखो। तो देयरफॉर 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 और 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। बता दो बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से बता दो। हैं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है यह ओरिजिन को कंटेन नहीं करती है। बात समझ आ गई बेटा? अगर ये फॉल्स है तो यह लाइन जो है ओरिजिन को कंटेन नहीं करती है। तो जब कंटेन नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? यहां से ओरिजिन से आउटर साइड में इसको सेटेड करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम बोलते हैं ट्रेसिबल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रेसिबल रीजन। मतलब ये क्या है? यह ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगी तो ये आउटर साइड में जाएगी, ठीक है बेटा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता, जैसे मान लो कि अगर ये साइन लेस देन आर इक्वल टू का होता, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता तो आप क्या करते? इसको टुवर्ड्स द ओरिजिन हम लोग इसको सेटेड करते। क्लियर हो गई बेटा? ये बात क्लियर हो गई क्या? सर ओरिजिन की तरफ अपन कब करते सर? समझ में नहीं आया सर।
अच्छा, अगर मान लो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, इसी को चेंज कर देता हूँ, सेकंड पोजीशन में ले लिया, ये फर्स्ट पोजीशन था, इसको मैंने लिख दिया x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू जी, तो ये लेस देन आर इक्वल टू 9 ये कर दिया। तो इसका भी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो यही बनेगा ना, इक्वल टू में चेंज कर देगा इसको, ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, है ना भाई। इसका भी अगर ग्राफ में बनाऊं तो ग्राफ तो कुछ ऐसा ही आने वाला है, ये 0,9 आएगा, ये 9,0 आएगा, और ग्राफ कुछ ऐसा ही आ जाएगा। लेकिन अब इसमें अगर फेसिबल रीजन हम फाइंड करें कि ये ओरिजिन को कंटेन करता है कि नहीं करता, तो देखो बेटा, अगर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इसे पुटअप करें तो 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 9 या 0 आर लेस देन आर इक्वल टू 9, ये बोलो बेटा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये ट्रू है तब इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो फेसिबल रीजन होगा यह ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब ये इधर आएगा, इसका जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया क्या? हाँ, वेरिएबल की जगह पे 0 रखना है, और 0 रखने के बाद से अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तब टुवर्ड्स द शेडेड किधर होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर दूसरी तरफ अगर ये फॉल्स होता है तो उस सिचुएशन में आउटसाइड ऑफ द ओरिजिन। क्लियर हो गया बेटा? ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके। और ये तो सिर्फ एक है। अगर मान लीजिए कि एक और इक्वेशन ले लेते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक और इन इक्वेशन मैंने ले लिया, जैसे x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पे हमने लिख लिया मान लो कि 3। तब बेटा इसका इक्वेशन कैसा बनेगा? इसका इक्वेशन अगर हम देखें तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 पॉइंट लेंगे x y, और इसका ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर x को आप 0 करते हो तो y 3 मिलेगा, और y को अगर 0 करते हो तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? सॉरी, x को 0 किया तो y माइनस 3 मिलेगा बेटा, y माइनस 3 मिलेगा, और y को 0 करेंगे तो x 3 मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई, अगर x को 0 किया तो y इक्वल टू माइनस 3, अगर y को 0 किया तो x इक्वल टू 3। कैसा मिल जाएगा? ऐसा मिल जाएगा 0, माइनस 3 एंड 3, 0। अगर इसी पर इसको प्लॉट कर दिया जाए तो 0 माइनस 3 तो 1 2 ये मिल गया, 1 2, और ये 3, मतलब ये मिल गया आपको 0, माइनस 3, और 3, 0 तो 1 2 3, 3, 0, मतलब 3, 0 ये मिलेगा, और इसको मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये आ गया। अब देखो बेटा, अब इसमें 0 0 रखो, इस वाले 0 0, तो 0 माइनस 0 इज लेस देन 3 या 0 इज लेस देन 3। बोलो बेटा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बोलो। ट्रू है सर। ये ट्रू है। तो जब ट्रू है तो बेटा क्या करेंगे, अब इसके इस लाइन से ओरिजिन की तरफ शेडेड करेंगे, तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ शेडेड कर दो बेटा, तो ये मिल गया। इस लाइन से ओरिजिन की तरफ शेडेड कर देंगे, ये मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि फेसिबल रीजन क्या है। तो फेसिबल रीजन वह रीजन होता है जिसमें कॉमन शेडेड रीजन आता हो। तो बेटा बोलो, कॉमन शेडेड रीजन क्या है? अगर मैं इसका नाम O दे दूं, इसका नाम A दे दूं, इसका नाम B दे दूं, इसका नाम C दे दूं, तो कॉमन फेसिबल रीजन जिसमें ग्रीन और ब्लैक दोनों आए हैं वही होगा ना। बोलो, O A B C, यही तो फेसिबल रीजन होगा। बोलो, क्लियर हो रहा है क्या? सर दोनों तरफ से कैसा आ रहा है? तो अपन ने एक ही तरफ से देखा ना? नहीं, एक ही तरफ से नहीं देखा, मतलब जैसे देखो यहाँ पे अगर ओरिजिन कंटेन कर रहा है तो ये लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन से हम किधर करेंगे? ओरिजिन की तरफ। हमेशा ओरिजिन का अगर ट्रू होता है तो लाइन कहीं भी होगी उस लाइन से ओरिजिन की तरफ शेडेड करेंगे, जिसमें ओरिजिन आता हो, शेडेड करने पर उसके अंदर ओरिजिन आ जाए। बात समझ में आ गई क्या? सर वो कॉमन एरिया कहाँ से, कैसे वो कॉमन
हाँ, कॉमन कॉमन रीजन का मतलब ये है कि देखो, जैसे ये वाली लाइन है, पहली वाली लाइन है, उससे हमने इधर किया था, ये वाली लाइन का ऊपर किया था, तो देखो ना वो कौन सा रीजन है जिसमें इधर वाले का भी रीजन मिल गया और इधर वाले का रीजन मिल गया। वह रीजन कौन सा है? ओ ए बी सी है क्या? ये यहाँ पे है, लेकिन देखो यहाँ पे ग्रीन वाली नहीं है, और यहाँ पे भी है लेकिन इसमें ब्लैक वाली नहीं है। समझ में आ गया? तो कॉमन रीजन देखो ये मिलेगा, ये हाँ ये मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये मिलेगा कॉमन रीजन। तो ये इसको हम बोलते हैं फेसिबल रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? फेसिबल रीजन। हाँ, फेसिबल रीजन। फेसिबल रीजन क्या होता है? तो वह रीजन जिसमें इनइक्वलिटीज या इनइक्वेशंस क्या करते हैं? ओरिजिन को कंटेन करते हैं। तो जिस रीजन में ओरिजिन कंटेन करते हैं और उनका जो कॉमन रीजन मिलता है उसको ही हम लोग फेसिबल रीजन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? और इसका यदि सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो सॉल्यूशन क्या क्या करते हैं कि जहां जहां पे कॉर्नर बने हैं, जैसे ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ओ का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें पता है 0,0। ये जो ए है, ए का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें पता है 3,0, बी 9,0 और सी 0,9। ये सारे पॉइंट यहाँ तो मुझे पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा इन इक्वेशन एक साथ आते हैं, अभी आएंगे अपने में, तो उनका हम लोग कैसे फेसिबल रीजन फाइंड करेंगे और कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है। और उस पॉइंट पर जो भी हमें जो प्रॉफिट इक्वेशन से दिया गया रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख करके उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बेटा? तो ये पहली एक्सरसाइज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें इन इक्वेशन दिए गए रहेंगे और उन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। और जैसे 1 मिनट में बता ही देता हूं आपको। हाँ, जैसे इसमें पहला है, ये पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। तो मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज जैसे मान लो कि इस तरीके के दो या दो से ज्यादा इन इक्वेशन दे दिए गए, उनको बोल रहा है कि मैक्सिमाइज करो। तो मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, इनका हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, उनका फेसिबल रीजन फाइंड कर लेंगे। जहां जहां पे ये कॉर्नर्स आ रहे हैं उन हर कॉर्नर का, उस मतलब पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, और उस कोऑर्डिनेट को जो इसमें ऑब्जेक्ट फंक्शन दिया गया है जिसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज जो ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है उसको जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इक्वल टू मान लीजिए कि 3x + 2y है। तो ये अगर मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये c के पॉइंट को x = 0 y = 9 रख देंगे, फिर दूसरा निकाल लेंगे x = 9 y = 0 रख लेंगे, निकाल लेंगे, फिर 3,0 रख करके निकाल लेंगे x y के प्लेस पे, फिर 0,0 रख करके निकाल लेंगे। मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि देखें कि इन चारों पॉइंट पर जिस पर z की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब मिनिमाइज करना होगा तो ये चारों पॉइंट की वैल्यू इसमें रख करके निकालेंगे, जिसपे सबसे ज्यादा मिनिमम मतलब सबसे मिनिमम आएगा जेड की वैल्यू, वो उसका मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है। और पहली बात, और इनको जो है x + y ≥ 9, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। ये इस टाइप की जो इन इक्वेशन रहते हैं इसको हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, एक्सरसाइज 12.1 का। हाँ बेटा बोलो। सर प्रिंसिपल स्पेस वही होता है ना सर, वो ओरिजिन की राइट साइड है कि लेफ्ट साइड वही होता है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? सर प्रिंसिपल स्पेस वही होता है ना सर, अपन जो निकालते हैं वो ओरिजिन के पास में इस साइड है कि दूसरी साइड है? हाँ हाँ हाँ, वही होता है। और सर कॉमन एरिया को कॉमन एरिया ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते? वही फेसिबल रीजन को ही कॉमन रीजन बोलते हैं। ठीक है सर।
चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y, z इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिया गया है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स ये दिया गया है आपको, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। दूसरा दिया गया है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और तीसरा दिया गया है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बस इसको मैक्सिमाइज करके बताना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं इनका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, तो क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन में बदलें तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 मिल गया, ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये क्या बनेगा y इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है बेटा। अब इनका ग्राफ प्लॉट कर देंगे किसके जैसा, तो जैसे 11th में हम लोग कर रहे थे, जैसे 11th में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से इसे ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या होगा, इस पे कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट किस तरह से लेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स वाई, पहले अगर मैं इसमें x को 0 कर देता हूं तो y कितना मिलेगा 4, अगर मैं y को 0 कर देता हूं तो x कितना मिलेगा 4, ये बन गया। इनको करने की कोई जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है राजदीप, x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, जयेश, सर x एक्सिस का x इक्वल टू 0 x एक्सिस का नहीं होता है बेटा, उल्टा होता है। हाँ, x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है। मतलब ये x इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू 0 है। तो ये तो दो इक्वेशन तो ऐसे ही हमने ड्रॉ कर दिया, दो ग्राफ हमने बना दिया, 2 लाइन का, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अब हम लोगों को इसका देखना है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 0, 4, तो x पे 0 y पे 4, तो 1 2 3 4, ये मिल गया आपको 0, 4, और इधर 4, 0, तो 1 2 3 4, ये मिल जाएगा 4, 0, ये ऐसा मिल गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा आ गया बेटा। इस पर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम लोगों को चेक करना है कि इसका फिजिकल रीजन कौन सा है, ये मान लेते हैं ये है और ये मान लेते हैं बी है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इन इक्वेशन में 0, 0 रखो, इसमें 0, 0 रखो, तो 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, ये क्या होगा बेटा, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, तो देयरफॉर 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। ये बोलो बेटा ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यस सर। हाँ, अगर ट्रू है तो इससे क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप शेडेड करोगे ओरिजिन की तरफ, इस तरीके से ओरिजिन की तरफ आपने शेडेड कर दिया, ये ओरिजिन की तरफ शेडेड कर दिया, ठीक है, ये आ गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये बता रहे हैं कि जो x इज ग्रेटर देन 0 है, तो जब x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि y से राइट साइड पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो y एक्सिस, क्योंकि x इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन होता है, तो y से राइट साइड मतलब ये इस तरह से y से हम लोग राइट साइड जाएंगे, ये राइट साइड गए, ये इसका रिजल्ट मिल गया। अब तीसरा ये बोल रहा है कि y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब कि x एक्सिस के अपर साइड मतलब कि ऊपर की तरफ जाओगे आप, तो ऊपर की तरफ जाओगे बेटा तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, ये कुछ इस तरह से मिलेगा, ये ऐसा मिल गया ऊपर की तरफ। अब बताओ बेटा ये कॉमन रीजन क्या हुआ। अब आप ये पूछ सकते हो कि क्या आपने सिर्फ ट्रायंगल में ही क्यों करा, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं y एक्सिस के राइट साइड जाता हूं तो y एक्सिस के राइट साइड ऊपर से लेकर के नीचे तक, इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट नीचे, इन सब के राइट साइड आप साइडेड रीजन कर सकते हो। मतलब आप चाहते तो ये पूरा का पूरा खींचते, फिर y एक्स एक्सिस का ऊपर खींचते तो ये हम ऊपर कहीं भी आप पूरा ऊपर तक खींचते, और फिर जब इससे खींचते नीचे, इस लाइन के नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो आप यहाँ भी खींच लेते। खींचने के बाद ये देखते कि वह कौन सा रीजन है जिस रीजन में तीनों लाइन का कॉमन रीजन आ रहा है। तो तीनों लाइन का कॉमन रीजन सिर्फ इतना ही मिलेगा। बोलो तो मैं खींच के बताऊं इसको, बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या? ये कॉमन रीजन सिर्फ इतना मिलेगा, मतलब कि हमारा जो ये ग्राफ है बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे, तो मैंने सिर्फ उतना ही शेडेड किया है जितना उसका कॉमन रीजन आ रहा है। क्लियर होगी बात? एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। हमने जब एक्सिस इक्वल टू 0 लिया तो हमने y एक्सिस के राइट डायरेक्शन में क्यों गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों गए अपन? हाँ ठीक है। ये x इक्वल टू, अगर मान लो कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा, यही मतलब होता है ना, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा का मतलब कि पॉजिटिव होता है। समझ में आता है क्या? सर वो समझ में आ गया सर, आगे। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन जाएंगे। अगर ये छोटा रहता तो हम उसके जस्ट उल्टा मतलब कि निगेटिव डायरेक्शन में आते, मतलब y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में आते या x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में आते। क्लियर हो गया बेटा बात? ये बात क्लियर हो गई क्या, क्यों हमने लिया है सर? और सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई कॉमन स्पेस आ ही नहीं रहा तो क्या होगा? हाँ यार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कॉमन स्पेस नहीं हो, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ में आता है क्या? उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके सर। हाँ ओके सर। तो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ए बी सी ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट अब हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। हियर कॉमन रीजन या फेसिबल रीजन ऐसा लिख लेंगे, फेसिबल रीजन इज ओ ए बी, ये मिला 10। ए इक्वल टू, तो ए का पॉइंट क्या है बेटा 4,0, बी इक्वल टू क्या है, तो ये 0,4 एंड सी इक्वल टू क्या है, सी नहीं सॉरी ओ, ये मिला है हमें 0,0। हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसमें एक्स और वाई के प्लेस पे ये बारी बारी से तीनों पॉइंट रखेंगे, तो जेड ये किस पे, एट ए पॉइंट पर, ये पॉइंट पर जेड इक्वल टू कितना होगा, तो रख दो बेटा एक्स के प्लेस पे, ये जेड इक्वल टू कितना है 3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है बेटा 4 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू कितना है 0, तो कुल मिलाकर कितना आ गया बेटा 12 आ गया। अब दूसरा बी पे आएंगे, एट बी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू ये कितना है 4 इक्वल टू कितना हो गया 16, एंड एट ओ जेड इक्वल टू, तो एक्स और वाई के प्लेस दोनों में 0 0 रखेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू आ गया 0, तो देयरफॉर जेड इक्वल टू 16 मैक्सिमम किस पे आया है बेटा, बोलो मैक्सिमम किस पे आया है, एट बी पे, एट बी।
देयरफॉर यहाँ पे x इक्वल टू कितना मिला बेटा बोलो, x इक्वल टू कितना मिला, b पे x इक्वल टू कितना है 0 है और y इक्वल टू कितना है 4 है। अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ बेटा, और ये जाकर के आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? ओके सर। सर हर समय सर जरूरी है क्वेश्चन में अगर मैक्सिमस की वो क्या कहते हैं इक्वेशन आए, अभी नहीं आई तो अपन को फाइंड करना हो? नहीं, अगर मैक्सिमाइज करने के लिए दिया गया है तो इसमें कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा ही आएगा, ठीक है। मिनिमाइज इक्वेशन नहीं दी गई, z वाली इक्वेशन नहीं दी गई तो नहीं, ये तो इक्वेशन दिया गया, अगर ये इक्वेशन नहीं दिया गया है तो फिर हम कैसे करेंगे? अच्छा, ये इक्वेशन हमें बनाना भी पड़ता है। जैसे दूसरी वाली जब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12.2, तो 12.2 में ये इक्वेशन दिया नहीं गया रहेगा, ये तो प्रॉब्लम में लिखी गई रहेगी, मतलब वर्ड प्रॉब्लम वो बन जाएगा। समझ में आता कि ये फर्स्ट इक्वेशन में ये इन इक्वेशन दिए गए हैं, सेकेंड वाली एक्सरसाइज में ये इन इक्वेशन हमें प्रॉब्लम को पढ़ करके पहले बनाना होगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो उसमें आपको इन इक्वेशन भी बनाना होगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाना होगा, ठीक है। ओके सर, तो वो मैक्सिमम नंबर दे देंगे, अपन को इक्वेशन बनानी पड़ेगी हैं? क्या हुआ सर? वो मैक्सिमम नंबर मतलब जो मैक्सिमम आ रहा है वो दे देंगे और अपन को इक्वेशन बनानी पड़ेगी? हाँ, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ करके, क्वेश्चन को समझ करके हमें पहले इन इक्वेशन से फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब कि कांस्टेंट्स फॉर्म करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी अपने को ही बनाना पड़ेगा उसमें से देख करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी उसमें कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज बस रहने देते हैं, बाकी क्या कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके। सर अपना